इसको नोट कर लो। नुमान, इस पे जूम कर लो। फ्रॉड के बारे में ये 5-6 बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में इसकी टेस्टिंग किस तरीके से आई कैप करता है, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है, टॉपिक में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आठ से 10 या मैक्सिमम 12 नंबर तक का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है। और नॉर्मली ये 2 पार्ट्स में टेस्ट होता है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होगा जहाँ से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया टेस्ट करेगा, और वो टेक्निकली 5 है, और यही 5 वो बार 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 टेस्ट करता रहता है। और एक सवाल या एक पार्ट कौन सा होगा? लॉजिकल। लॉजिकल 2 तरह से आ सकते हैं। एक टिपिकल सवाल है उसका कि वो आपको 2-3 पार्ट्स देगा, सब पार्ट्स बना के, और कहेगा आइडेंटिफाई करो कि ये एरर है या ये फ्रॉड। और दूसरा तरीका पूछने का ये है कि वो आपसे सिनेरियो दे के पूछ सकता है कि भाई बताएं ये किस तरह का फ्रॉड हो रहा है और इसके पीछे कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं। और अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता तो ये किसके साथ जुड़ के आ जाता है? रिस्क के सवाल में आपको फिर फ्रॉड नजर आ रहा होता है। तो फ्रॉड टेक्निकली एक ऑडिट रिस्क भी है, तो वो ऑडिट रिस्क के सवालों में फ्रॉड रिस्क को टेस्ट कर लेता है। बट प्लीज़ मेक श्योर ये एरिया टेस्ट होना ही होना है, चाहे इंडिपेंडेंट टेस्ट हो चाहे किसी के साथ जुड़ के आ जाए, इसने आना ही आना है, ये बगैर आए रह नहीं सकता। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए फ्रॉड के बारे में वो ये है कि जनाब फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है। फ्रॉड कौन सा एक्ट है? एक इंटेंशनल एक्ट है विच इज कंडक्टेड बाय वन और मोर पर्सन्स। या तो एक बंदा फ्रॉड करेगा या एक से ज़्यादा बंदे फ्रॉड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक जार्गन लिख लें, अगर एक से ज़्यादा बंदे मिल के फ्रॉड कर रहे हैं तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हर दूसरा दूसरे की गलतियों को छुपा रहा होता है। इसको हम प्यार से बोलते हैं कोल्यूजन। लिख लें, COLLOUSION, कोल्यूजन। COLLUSION या OUSION, एक दफ़ा देख लें। तो अगर एक से ज़्यादा लोग मिल के फ्रॉड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कोल्यूजन। तो फ्रॉड बेसिकली क्या है? एक इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट जिसको जानबूझ के किया हो। और अच्छा, वैसे पर्पस क्या होता है, हम फ्रॉड क्यों करते हैं? एक ऐसा एडवांटेज हासिल करने के लिए जो कि कभी हमारा था ही नहीं, और उसको हम क्या कहेंगे? इलीगल या अनजस्ट एडवांटेज या गेन। तो ऐसे डिसेप्शन टेक्निक्स को यूज करना जिससे आपको फायदा हो रहा हो, असल में वो फायदा कभी आपका था ही नहीं, ये क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई 10-12 एग्जांपल्स अगर आपके ज़हन में आ रही हो फ्रॉड की। शरीफ बंदा हो तो शरीफ बंदा हो, एक सप्लायर है कंपनी का जो कि नॉर्मली कंपनी का विजिट नहीं करता,
सामान भेज देता है मगर आता नहीं है, चूँकि वो आता नहीं तो उसकी मुलाकात नहीं होती है, कंपनी वालों को पता है, तो उसके नाम पे जाली परचेजेस बुक करके पेमेंट अपनी जेब में डाल देते हैं और सामान को गोदाम में ऐड ही नहीं करते। ये भी फ्रॉड है। और जानते हुए कि लिस्ट प्राइस क्या है, आप उससे ज़्यादा बेच रहे हैं और ऊपर वाली रकम को अपनी जेब में डाल रहे हैं, ये भी फ्रॉड है। और डिस्काउंट है, कंपनी ने कहा हुआ है कि हम देंगे मगर हम वो डिस्काउंट कस्टमर तक नहीं पहुंचाते, ये भी फ्रॉड है। स्कैम करना भी एक फ्रॉड है, ठीक है। कंपनी का एसेट यूज करना, कंपनी से बिला पूछे, गाड़ी हो सकती है, कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, हाँ जी, एनीवन एल्स। फ्रॉड क्या है और क्या हो सकता है फ्रॉड? बस ये फ्रॉड है। देखें आप तो माशाल्लाह से फ्रॉडी हैं, तो फ्रॉडियों को तो पता होना चाहिए कि फ्रॉड कैसे कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, और कोई दो तीन बातें जेहन में करा रही हो तो? सेल को जान के ज्यादा रिकॉर्ड कर देना, ये भी एक फ्रॉड है। एस्टिमेट्स को बार बार पकड़ के मैनिपुलेट करना, ये भी एक फ्रॉड है। विंडो ड्रेसिंग करना, ये भी एक फ्रॉड है। अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, ये भी फ्रॉड है। और मैनेजमेंट को पता है कि कंट्रोल्स कहाँ कहाँ लगे हुए, मैनेजमेंट खुद अपने ही लगाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही है, ये भी फ्रॉड है। हाँ, एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट करके दिखा देना, फ्रॉड है। हाँ, ठीक है। और मैनेजमेंट का अनएथिकल एटीट्यूड, मैनेजमेंट का अपना ज़मीर ही मर गया, ये भी फ्रॉड है। अच्छा, नॉर्मली फ्रॉड करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं अगर हम पकड़े जाएं, तो हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होती है? जान की गलती से हो गया। और हम लोग क्या बोलते हैं सर? आपकी चोरी पकड़ी गई, क्या जस्टिफिकेशन देंगे? सारे करते हैं, सारे करते हैं, मैंने कर दिया तो क्या होगी? या कंपनी इतना पैसा कमा रही है, थोड़ा बहुत अगर मैंने बीच में से निकाल ही लिया तो किसको मौत पड़ गई? टेक्निकली हमारे कुछ जस्टिफिकेशन होती हैं, मैं नहीं बता रहा, किताब बता रही है आपको। खैर, फर्स्ट लाइन क्लियर है? फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट conducted by one or more than one person involving the use of deception, धोखेबाजी, to gain an unjust or illegal advantage. सर, प्राइमरीली जिम्मेदारी किसकी है फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, फ्रॉड को प्रिवेंट करने की? मैनेजमेंट की। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट। हमारी जो प्राइम जिम्मेदारी है वो कभी भी फ्रॉड पकड़ना नहीं होती। हमारी प्राइम जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों ने ये इंश्योर करना है कि जो एफएस के ऊपर ओपिनियन जा रही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या। तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू एस्टैब्लिश सिस्टम्स ताकि वो उसको प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। हमारी मेन जिम्मेदारी क्या है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। और इसके अंदर आपको पता है दो बातें होती थी, एक इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। तो ये जो कंट्रोल रिस्क है, इसकी वजह से क्या आ सकता है कंपनी में? फ्रॉड आ सकता है। तो हमने इसको पकड़ के असेस करना है कि अगर फ्रॉड है तो वो कितना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, and to obtain sufficient appropriate audit evidence about those risks through audit procedures। एक दफा अगर मुझे पता चल गया कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, अब मुझे पीछे नहीं हटना, अब मुझे उसके ऊपर क्या लगाने हैं? प्रोसीजर्स। और क्या हासिल करना है? एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स इन एफएस में अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम लोग मटीरियल मिसस्टेटमेंट का वर्ड यूज करते हैं तो हम साथ में अक्सर एक लाइन और ऐड करते हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट मे बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर, मे बी बिकॉज ऑफ एरर और फ्रॉड। तो जब भी आप एग्जाम में मटीरियल मिसस्टेटमेंट का वर्ड यूज करें, आपने ये बात लाजमी
लिख लेनी है कि या तो ये एरर की वजह से हुआ होगा या ये फ्रॉड की वजह से हुआ होगा। और ऑडिटर ने क्या करना है? रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जो उसका हक बनता है, टुवर्ड्स फ्रॉड या एनी सस्पेक्टेड, ये क्या होता है? शक, मशकूक है, अभी फ्रॉड हुआ नहीं है मगर हमें शक है कि यहाँ पे फ्रॉड किया जा सकता है, तो हम पहले से ही प्रोएक्टिवली काम करेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑडिटर उस फ्रॉडी को पकड़ेगा, जेल के पीछे फेंकेगा, घसीटता हुआ लेके जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, ये उसका मेन रोल नहीं। अच्छा जी, याद है? ओके ओके सर जी, फ्रॉड दो तरह के होते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं कहाँ पे खड़ा हो गया हूँ? कि टाइप्स ऑफ फ्रॉड के ऊपर, टाइप्स ऑफ फ्रॉड के ऊपर वन ऑफ द लॉजिकल एरिया जो कि टेस्ट होता है। फ्रॉड दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा कहलाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो फ्रॉड की दो टाइप्स हैं, फ्रॉड की दो टाइप्स हैं, टाइप्स। एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। पहले आसान वाला कर लेते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्या नजर आता है, क्या मतलब है इसका? एसेट्स को जान के ओवरस्टेट कर देना, एसेट्स को कंपनी के इस्तेमाल के एसेट्स को कंपनी के इस्तेमाल के लिए यूज ना करना, एसेट्स को चोरी कर लेना, डाका डाल लेना, कंपनी का कोई सीक्रेट मार्केट में जाके बेच देना, कंपनी की इन्वेंट्री को चुरा लेना, कंपनी की गाड़ी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना, कंपनी का कैश पड़ा हुआ है ड्रॉ के अंदर, उस कैश को आपने कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर लिया ये सोच के मैं वापस रख दूंगा, और वापस रखते हुए मौत पड़ती है। पैसा आपका था? नहीं था, पकड़े गए तो सारे करते हैं, ज़मीन ही पे सारा फौत हुआ होता। तो इन्वॉल्व्स थेफ्ट और entities assets is often perpetrated by employees and management। आसान कर लेता, theft of entities assets conducted by या often performed by employees and management। एक बड़ा खतरनाक लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सा वर्ड? मैनेजमेंट। एम्प्लॉय फ्रॉड करे समझ आती है, बट अगर कंपनी के मैनेजमेंट के रोल जो कि सीनियर लोग बैठे हुए हैं वही फ्रॉड करना शुरू कर दें तो नीचे वाले लोगों का ज़मीर वैसे फौत हो जाएगा। इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय वैरायटी ऑफ वेज। नंबर वन, एम्बेजलिंग रिसीट्स। क्या मतलब? रिसीट्स की हेरा फेरी, एक चीज़ आई नहीं है उसकी परचेज रिकॉर्ड कर दी, एक चीज़ बिक गई है उसकी सेल रिकॉर्ड नहीं की, कैश इनफ्लो हुआ रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया जेब में चला गया, कैश आउटफ्लो हुआ डबल रिकॉर्ड कर दिया, एक असल और एक नकल। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई भी सीक्रेट वगैरह। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, यूजिंग एन एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए कैश, गाड़ी, बंगला इस्तेमाल कर लिया जो कि था किसका? कंपनी का। ये लाइन पढ़े। Misappropriation is often accompanied by false or misleading records or documents in order to conceal fraud। फ्रॉड को छुपाने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स को भी जालसाजी से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। दूसरा क्या है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे क्या मुराद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हेरा फेरी, उसको मैनिपुलेट कर दिया, फोर्स कर दिया या ऑल्टर कर दिया। अब तीन वर्ड्स हैं, तीनों सिनोनिम्स हैं, मैनिपुलेट, फोर्ज, ऑल्टर। ऑल्टर भी चेंज है, फोर्ज भी जालसाजी है, मैनिपुलेट भी विंडो ड्रेसिंग है, चेंज करना अपने फायदे के लिए। मिसरिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम एफएस ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको जान के ओमिट कर दिया।
या उसको गलत तासुर दे दिया, गलत तरीके से दिखा दिया। इंटेंशनल, देखिए बार बार वर्ड का यूज कर रहा है, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो आप कह रहे थे कि एस्टिमेट्स को खुद से रिवाइज कर देते हैं, बार बार जो है वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर देते हैं, क्यों? ताकि वो कुछ ना कुछ एफएस के अंदर मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, ऑल्टर करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, फोर्स करना चाह रहे हैं। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मसला हो रहा होगा, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पे आ जाएगा। सर ये एक्चुअली इनका बिजनेस होता गोल्ड का, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही होती है डॉलर्स का एक्सचेंज रेट का, तो वो तो जब अपना कैश या अपना जब क्लोजिंग करते हैं तो उस टाइम अगर रेट के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं तो इसके अंदर फिर ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगा कि एसेट्स का बारे आएगा? देखो, अगर तो वो सोना चुरा रहे हैं, सोने की बालियां चुरा ली, सोने के बिस्किट साइड पे कर लिए, या हल्का हल्का सा जो पाउडर निकलता है उसका वो साइड पे कर लिया, तो वो नीचे चला जाएगा। बट अगर वो खुद ही से अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करते जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ रहा है, ऐसे सब जगह पे कायम दायम खड़े हुए हैं, चुराया कुछ नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा? तो प्राइस में फर्क अगर तो लॉजिकल है, अगर तो लॉजिकल फर्क है तब तो फ्रॉड नहीं है। अगर इलॉजिकल तरीके से वो बार बार चेंज कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे को दिखाने के लिए, तो यहाँ पे काउंट होना शुरू हो जाएगा। बट अगर लॉजिकल चेंज है तो फिर यहाँ पे काउंट नहीं होगा, फिर तो उन्होंने सही काम किया। लॉजिकल रेट जाने की जो इंटरनेशनल रेट करता लॉजिकल से मुराद ये है कि जो वो चीज़ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ज़मीर है नहीं, जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा जी, अगली बात कहता है फ्रॉड नॉर्मली इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। आपको मैंने बताया था कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 इंपॉर्टेंट एरियाज। पहला इंपॉर्टेंट एरिया ये सवाल अक्सर आए क्या पूछ लेता है कि भाई बताएं मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फ्रॉड कर सकती है, और बच्चे इसका आंसर ढूंढने पहुंच जाते हैं कंट्रोल्स के चैप्टर में, मगर लिखा कहां पे हुआ है? फ्रॉड के चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इन ICAP। हाँ जी, किस किस तरीके से, अब ये टेक्निक्स हैं, किन किन टेक्निक्स के थ्रू आप कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट पढ़ें, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू पीरियड एंड या ईयर एंड टू मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स और टू अचीव अदर। क्या मतलब? कंपनी को कोई इंसेंटिव मिलना था, कंपनी ने कहा हुआ था कि जनाब अगर हम इतनी सेल्स दिखाएंगे तो हमें बैंक वाले लोन दे देंगे, तो उतनी सेल्स हो नहीं पाई। अब क्या करे कंपनी? फेक कर दे। और नॉर्मली ये फेक सेल्स रिकॉर्ड होती हैं क्लोज टू ईयर एंड। ऐसा क्यों? एंड पे ही हमें पता चलता है कि कितना रह गया, हमारा बैलेंसिंग अमाउंट क्या है, और उतने से हम लोग कोई ना कोई खराब एंट्री पास करके अपनी सेल्स को ऊपर ले जाएंगे। और टिपिकली ये सेल्स दो तरह से की जा सकती हैं। एक टूवर्ड्स रिलेटेड पार्टी, कि तुम आज मेरे से सामान ले जाओ, हफ्ते के बाद जब ईयर एंड खत्म हो जाएगा तो सब्सिक्वेंटली क्या कर देना? रिटर्न कर देना। तो सामान भी वापस आ गया और ईयर एंड के सेल्स भी अचीव हो गई। दूसरा तरीका, अगर इससे बचना चाहते हैं तो फिर एक ऐसा कस्टमर ले आओ जो कि नया हो और क्रेडिटर हो, सॉरी क्रेडिट के ऊपर आपसे लेके जाए, डेटर बन जाए आपका, और उसको आप सामान दे दें उधार के ऊपर, तो आपके सेल्स ऑटोमेटिकली राइज कर जाएंगे। कैश आया नहीं आया डजंट मैटर, हमें क्या दिखानी है? सेल्स दिखानी है। क्या? एक डेटर है ही नहीं, बन गया ना, है ही नहीं, पैसा आएगा उससे? कभी भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? साल के बाद रिटर्न कर लेंगे, साल के बाद उससे रिटर्न कर लेंगे। अपना उल्लू सीधा हो गया, कहानी खत्म हो गई। सेकंड, इन अप्रोप्रिएट, देखिए वर्ड क्या है,
inappropriately adjusting assumptions and changing judgments. अगर तो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं ना. मसला कब आएगा? जब वो इनअप्रोप्रिएट, omitting, advancing or delaying the recognition of events and transactions, concealing or not disclosing facts that could affect financial statement, उनको छुपा लिया. complex transactions में चले गए, ये नॉर्मली किसके साथ होती हैं? आरपी के साथ होती हैं. ऑल्टर कर दिए रिकॉर्ड्स अकाउंट्स फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. ये 5 बातों को आपने रट्टा लगा लेना है, ये आ जानी है. ये 5 में से कुछ ना कुछ उसने पूछ लेना है. 5 जो इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर क्रैमिंग है. पहला कौन सा है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स. मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स. मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स. अच्छा, अब कुछ प्रोसीजर्स. क्या प्रोसीजर्स? प्रोसीजर्स यहाँ पे 3 तरह के हैं और ये तीनों ही उस लिस्ट में फॉल करेंगे. कुछ प्रोसीजर वो है जो कि ऑडिटर लगाएगा फ्रॉड को तलाश करने के लिए. फ्रॉड को तलाश करने के लिए, फ्रॉड को ढूंढने के लिए. यानी कि अगर मैं नीचे आपको लेके आऊं तो ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, रिस्क identification procedures, risk identification procedures, risk identification procedures. सर आपको याद है मैंने आपको शुरू में बताया था जब रिस्क का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो रिस्क के अंदर हमने 4 तरह के रखे हुए प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन. कौन से थे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल. और ये जो इंक्वायरी है ये 3 लोगों से की जा सकती है. कंपनी की मैनेजमेंट से, हर उस बंदे से जिसके पास कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, और कंपनी का इंटरनल ऑडिटर. ये बातें क्लियर है? ये सारा कुछ पढ़ने जरूर. यही सब कुछ लिखा हुआ है. ये 5 बातें रीड कीजिएगा. पहला क्या है? मेक इंक्वायरीज. किससे? मैनेजमेंट. कौन को सी? उनकी असेसमेंट क्या है, वो किस तरीके से फ्रॉड को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं. अगर आ जाए तो वो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करते हैं, सस्पेक्ट कैसे करते हैं, और किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं. इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, अदर्स विद इन द एंटिटी जिनके पास क्या है? सफिशिएंट नॉलेज. इंक्वायरी किससे लेनी है? इंटरनल से. एनालिटिकल प्रोसीजर्स, evaluate information from other risk assessment procedures. ये अदर कौन से रह गए हैं? 2, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन. इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन. तो ये दूसरा क्रैमिंग पार्ट है कि वो आपसे कहेगा कि जनाब रिस्क आइडेंटिफिकेशन बता दें कैसे कैसे एक ऑडिटर परफॉर्म करता है. दिस इज द सेकंड क्रैमिंग एरिया. फिर तीसरी चीज ये है आइडेंटिफाई करने के लिए. जिसके लिए व्हाट इफ कि हमें फ्रॉड मिल गया तो अब हमारे कौन से प्रोसीजर्स होने चाहिए. तो तीसरी लिस्ट कौन सी है? व्हाट इफ
या प्रोसीजर्स आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। मजे की बात है वो यहां पे नहीं लिखे हुए, वो कहीं और लिखे हुए। अगर आप ऊपर आए थोड़ा सा तो यहां पे 320 जहां पे स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल ऊपर आए, हेडिंग पढ़े, रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, ये नोट पढ़े। तो तीसरी लिस्ट ये है कि व्हाट इफ कि हमें फ्रॉड के बारे में इतला हो गई है, हमें पता चल गया कि फ्रॉड हो रहा है, अब क्या करना है। एम्फसाइज करना है ऑडिट टीम को कि वो क्या मेंटेन रखे, स्केप्टिसिज्म, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ को उठा के ले आए, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लें, अपने प्रोसीजर्स के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट शामिल कर लें, यानी कि उनको बताए बगैर छापे मारने स्टार्ट कर दें। चेंजिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, पहले जो काम कर रहे थे अपने काम को चेंज कर लें, टीम को चेंज कर लें, उनको हर वक्त सोचने पे मजबूर रखें कि आपका अगला कदम क्या होगा। जितने आप पहले प्रेडिक्टेबल थे उतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। जिन एरियाज पे आपने पहले डिसाइड किया होता कि मैं सब्सटैंटिव परफॉर्म नहीं करूंगा, करना शुरू कर दें। पहले आपका ऑडिट रिस्क था 5%, और अगर मुझे अंदाजा हो रहा है कि फ्रॉड है तो अब ये बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ऑडिट रिस्क कम से कम हो। पहले हम 5% में खुश थे, हमें फ्रॉड मिल गया, तो अब इसको मुझे मजीद क्या करना है, कम। जब मैं मजीद कम करूंगा तो दूसरी तरफ बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा क्या, प्रोसीजर्स, उसकी वजह से कम क्या होंगे, डिटेक्शन रिस्क। ये बात समझ आई। दोबारा, पहले मैंने जो रूल बनाया हुआ था ये था कि मैं 6% तक ऑडिट रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं। अब मुझे सस्पेक्शन हो गई कि कंपनी में क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड हो रहा है तो मुझे अपने प्रोसीजर्स क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। ये बढ़ाऊंगा तो डिटेक्शन क्या हो जाएगा, कम। जब ये कम होगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। इसको रिवर्स कर लेते हैं। फ्रॉड अगर मेरे सामने है तो मैं चाहूंगा कि ओवरऑल रिस्क मेरा मजीद कम हो जाए। मजीद कम करने के लिए मुझे प्रोसीजर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या कर सकता हूं, अपने डिटेक्शन रिस्क को। IR मेरे कंट्रोल में नहीं है, CR मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये तीसरी लिस्ट है जहां से वो क्रैमिंग टेस्ट करता है। फिर इसके अलावा देयर आर सम जनरल प्रोसीजर्स, ये चौथी लिस्ट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, ये कुछ जनरल प्रोसीजर्स हैं। ये कौन से हैं, जनरल प्रोसीजर्स। जनरल प्रोसीजर्स, पहला पॉइंट पढ़ना जरा खुद से। पहला पॉइंट पढ़ा, टेस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री। और नॉर्मली कौन सी ज्यादा टेस्ट होगी, जो ईयर एंड के करीब करीब पास हो रही हैं, या वो टेस्ट करेंगे जो अचानक से आ गई, जिनका पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नॉर्मली इनको हम एडजस्टिंग एंट्रीज भी कहते हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर फ्रॉड को छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही होती है। फिर वो एंट्रियां जो कि आप किसके साथ कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हैं, चूंकि वो कम्प्लेक्स होती हैं तो वहां पे भी फ्रॉड के एलिमेंट को छुपाया जा सकता। टेस्ट करेंगे क्या, उनकी अप्रोप्रिएटनेस के वो ठीक है या नहीं है, किसमें रिकॉर्ड हुई है, लेजर में। इंक्वायरी करेंगे किससे, इंडिविजुअल से जिसने पास की या जिसने वो ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया है। सिलेक्ट करेंगे कुछ एंट्रीज को, एडजस्टमेंट्स को, और उसके ऊपर क्या परफॉर्म करेंगे, प्रोसीजर्स। कंसिडर कि क्या मुझे पूरे पीरियड की अब एंट्रीज को वेरीफाई करना है या नहीं करना। अगर एक दफा मुझे शक आ गया
अपने शक को ख़त्म करने के लिए मुझे अब अपना काम को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस पूरे पीरियड की एंट्रीज को मैं फिर वेरीफाई कर सकता हूँ। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अगर उन्होंने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज किया तो देखो क्या उसमें किसी भी तरह की बाइसनेस तो नहीं, क्या वो फ्रेमवर्क के मुताबिक रह के उसको चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या वो कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और तीसरा, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स बिजनेस, ये कौन सी होती है? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स, ये काम हम लोग करते ही नहीं है, हमारा पेशा ही नहीं है भाई। एक कंपनी लोन नहीं देती, अचानक से कंपनी ने अपने किसी बंदे को लोन दिया हुआ और अच्छा खासा अमाउंट का लोन दिया हुआ। एक कंपनी अपने ऑफिस की बिल्डिंग का एक कमरा रेंट पे दे दे, नॉर्मली तो उसका काम ये नहीं है। तो अगर इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो कि कंपनी के बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, तो कौन कर रहा है, अप्रूव कौन कर रहा है, किससे पूछ के की जा रही है, मिनट्स में क्या लिखा हुआ है, किसको दी जा रही है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे, ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज। उससे होता क्या है, हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रॉड को छुपाएं या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को कंसील करें, जिससे शक पैदा हो सकता है। तो ये तीसरी लिस्ट है। इसमें 3 बातें कौन सी हैं? नंबर 1 जनरल एंट्री, नंबर 2 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, नंबर 3 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। इसको याद रखने के लिए जेट का एक वर्ड यूज रख सकते हैं, जेट। J stands for journal entry, E stands for estimates, T stands for transactions outside the normal course. याद है ओके? अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो सामने देखिएगा। सेकंड लॉजिकल क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ये 3 तरह के हैं। ये बेसिकली वो रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान फ्रॉड करता है। क्या है? रीजंस हैं जिसकी वजह से एक इंसान फ्रॉड करने पे मजबूर होता है। पहली क्या है? इंसेंटिव और प्रेशर। भाई आपके घर में शादी हो, आपने कंपनी वालों से लोन मांगा हो, उन्होंने लोन ना दिया हो, और आप कैशियर हो और हर वक्त आपके पास पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप उस पैसे को कुछ टाइम के लिए ये सोच के चुरा लें कि मैं वापस कर दूंगा, और वापस ना कर पाए तो मसला हो सकता है। इसी तरह प्रेशर, ये था प्रेशर आउटसाइड द एंटिटी। कभी कभी इनसाइड द एंटिटी भी आपको प्रेशर या इंसेंटिव मिल जाता है। कैसे? टारगेट्स, बोनस टारगेट्स अचीव करोगे तो बोनस मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा। तो फिर ऐसे में वो टारगेट्स को अचीव करने के चक्करों में आप क्या करना शुरू कर देते हैं? फेक एंट्रीज परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। पढ़ना जरा 2 लाइनें। जैसे आपको मैंने बताया घर से प्रेशर था, तो प्रेशर बाहर से भी आ सकता है, अंदर से भी आ सकता है। भाई बैंक ने प्रेशराइज किया हुआ है, इतना प्रॉफिट दिखाओगे तो हम तुम्हें लोन देंगे, प्रेशर तो बाहर से आ रहा है। सप्लायर ने प्रेशराइज किया हुआ है कि अगर तुम मेरी पेमेंट इतने दिनों में कर सकते हो तो तुम्हें माल दूंगा। उस पेमेंट को कितने दिनों में करने के लिए फिर आपने जुगाड़ लगाना शुरू कर दी। सेकंड क्या है? परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। इस पर लिख लें, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। ये कब आता है? जब उस इंसान को यकीन हो गया कि कंट्रोल्स तो कोई मायने नहीं रखते, ये आसानी से क्या किए जा सकते हैं? ओवरराइड किए जा सकते हैं, आसानी से ब्रीच किए जा सकते हैं। और तीसरा क्या है? एटीट्यूड। ये वो ज़मीन वाला पॉइंट है कि अब हमारा रवैया ये बन गया, हमारा एटीट्यूड, करैक्टर, एथिकल वैल्यूज हमारी गिर गई हैं। हमें पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, मगर हम फिर भी गलत काम शौक से करते। क्यों? इतना कमा रही, हमें दे देगी तो क्या हो जाएगा? वैसे तो उसने हमें देना नहीं, तो ठीक है, जब वो नहीं दे रहे फिर 2 नंबरी कर लेते हैं हम।
तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नॉर्मली फ्रॉड अकर होते हैं। पहला कौन सा है? इंसेंटिव प्रेशर, दूसरा परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, और तीसरा एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। फिर अगर आप स्टैंडर्ड खोल कर देखें तो आपको कुछ अपेंडिक्स मिलेंगे। खैर हमने किताब में तो ये टेबुलर फॉर्म में दे दिया है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये क्या है? लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं। किताब ने भरपूर कोशिश की है कि सारी की सारी एग्जांपल्स को कुछ ब्लॉक्स में डाल दे। अगर आप गौर करें तो सबसे टॉप पे दो ये क्या आ रहे हैं? ये टाइप्स हैं। और लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? फैक्टर्स, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, और तीसरा क्या है? एटीट्यूड। तो ये सिर्फ रीड ओनली है, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। एक आधी दफा ICAP ने शायद ये सवाल पूछा हुआ है कि कुछ एग्जांपल्स भी बता दें, मगर उसके बाद, ये बहुत पुरानी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इस तरह का सवाल नहीं आया, क्योंकि अब उसके बाद पूछने के लिए और बहुत कुछ है, तो वो क्यों उसमें जाए। बट ये आपने रीड ज़रा अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि इन सिनेरियोज को यूज़ करते हुए वो कोई ना कोई सिनेरियो क्रिएट ज़रूर कर सकता है, डेवलप इनसे हेल्प लेके कोई सवाल बना ज़रूर सकता है। तो एक दफ़ा ये आपने सुकून से चाय पीते हुए घर पे रीड कर लेनी है। एक ये लिस्ट रीड करनी है। नीचे आए इससे तो कुछ और भी क्या आ रही हैं एग्जाम्पल्स, तो ये भी सिर्फ आपने क्या कर लेनी है, अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लेनी है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ शामिल नहीं है। तो ये 2 सफ़े हैं, इट इज़ जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये वो 5वां एलिमेंट है जो रिटन में पूछता है। कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, इफ ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एविडेंस, उसने क्या हासिल कर लिया? एविडेंस दैट फ्रॉड एग्जिस्ट और मे एग्जिस्ट। क्या मतलब? है या हो सकता है। फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? ही शुड कम्युनिकेट विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और उसने अप्रोप्रिएट को क्या डिफाइन किया? एटलीस्ट 1 लेवल अबव फ्रॉम द पर्सन सस्पेक्टेड, यानी कि जिसके ऊपर शक है उससे इमीडिएट जो उसका बॉस है उसको कम से कम बता दे, और अगर वो भी शामिल हो, मगर ऑर्डर को पता ही ना हो कि वो शामिल है और वो उस तक बात पहुंचाने चले जाए, तो सेकंड लाइन पढ़े। Sometimes it is also appropriate for the auditor to communicate directly with those charged with governance regarding an actual or suspected fraud, जहां पे मैनेजमेंट खुद क्या हो फ्रॉड में इन्वॉल्व। तो अगर एम्प्लॉय है किसको बताएं? मैनेजमेंट को। दोनों हो तो किसको बताएं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तीसरा पॉइंट पढ़े। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑडिटर हैज डाउट्स अबाउट द इंटेग्रिटी। अब अगर उसको डाउट आ गया पूरी मैनेजमेंट में कि सारे ही फ्रॉड में चल रहे हैं, इवन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ही मे कंसिडर इट अप्रोप्रिएट टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस टू डिटरमिन उसने आगे क्या करना। और चौथा पॉइंट, सोचेगा कि क्या उसने अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को बताना है या नहीं बताना। और नॉर्मली ये कौन सी हैं? SCCP, ICAP, ये वाली अथॉरिटीज होती हैं। तो फर्स्ट रूल, एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है किसको बता दें? मैनेजमेंट को। दोनों कर रहे हैं किसको बता दें? सारे कर रहे हैं फिर लीगल, और सोचे कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को बताना है या नहीं बताना। हाँ, यहाँ पे अगर उसको शक इंटेग्रिटी लेवल के ऊपर हो गया तो फिर वो चलता है, ऑर्डर छोड़ के जा सकता है। और अगर छोड़ के जाना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, डिस्क्लेमर दे दे। फिर क्या दे दे? डिस्क्लेमर दे दे। डन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गेम ओवर। ये था फ्रॉड। अब क्या रह गए इसके सवाल? वो इंशाल्लाह हम लोग कब मुलाकात करेंगे? शाम को 4:15 बजे। लिंक आप तक पहुंच जाएगा। रिकॉर्डिंग मैं शेयर भी कर दूंगा, अगर आप लोग ना आ सके
तो एटलीस्ट घंटे सवा घंटे की रिकॉर्डिंग होगी उसके सवालों की, वो सुन लीजिएगा। हाँ, मैंने ये जो 5 बातें यहाँ पे बताई हैं, ये मैं वहाँ पे ना जब सवाल करवा रहा हूँ तो साथ साथ हाईलाइट करता जाऊँगा कि किस अटेम्प्ट में कौन सी वाली बात आई है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ वो रेपिटेटिवली टेस्ट करता। और 2 तरह के लॉजिकल सवाल कौन से हैं? नंबर 1, क्या ये एरर है या ये फ्रॉड है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंशंस पे। तो सवाल में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो करना क्या चाहते थे और उनसे हो क्या रहा है। और सेकंड क्वेश्चन, वो आपसे कहेगा सिनेरियो देके कि क्या निकालो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स निकालो या क्या बताओ, टाइप्स ऑफ फ्रॉड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हाँ, एनपीओ से हमने सवालों के थ्रू तो कर लिया था, देख लेते हैं। एनपीओ होता क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा। ये वो इदारे होते हैं जो कि अपना कमाया हुआ पैसा मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपना कमाया हुआ पैसा अपने ही ऑब्जेक्टिव्स में लगाते हैं। इनका ऑडिट एक अलग तरीके से होता है, नॉर्मल ऑडिट से हट के होता है। पहला क्या है? प्लानिंग स्टेज। तरीकेकार वही है, एरियाज वही है। पहली स्टेज क्या है? प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। अब हमने फैसला करना है कि हमने क्या काम करना है। अगर कोई लोकल रेगुलेशन है, जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़ा था कि कोई इंडस्ट्री की कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन है, इन्वायरमेंट कैसा है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द, उनकी एफएस का तरीकेकार भी और होता है। वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और की रिस्की एरियाज जो कि वहाँ पे हमें मिल सकते हैं। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल। नॉर्मली यहाँ पे कंट्रोल किसके ऊपर होने चाहिए? कैश कलेक्शन एंड कैश पेमेंट के ऊपर होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। जरा याद करें, यही चीजें हमने किस में देखी थी? ऑडिट लिस्ट के सवालों में। कैश के कंट्रोल्स वहाँ पे नहीं थे, स्पेंडिंग वहाँ पे ठीक से नहीं हो पा रही थी। फिर एविडेंस, हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली क्या लगानी होती है? सब्सटेंटिव टेस्टिंग। क्यों? ट्रांजैक्शंस कम होती हैं। तो रादर कि हम रिस्क बेस्ड करें या सिस्टम बेस्ड करें, हम नॉर्मली क्या कर देते हैं? सब्सटेंटिव बेस्ड टेस्टिंग कर देते हैं। की एरियाज में कौन कौन से आते हैं? मिस यूज ऑफ फंड्स, या उनके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अब ठीक से रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं, कंप्लीटली है या नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो मजीद? एनालिटिकल प्रोसीजर्स और उसकी रिपोर्टिंग। जो उसकी रिपोर्ट बनती है, नॉर्मली इफ अ रिपोर्ट इज ऑफ एनएफपीओ रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर तो लॉ ने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसके मुताबिक, अदरवाइज जो फॉर्मेट किसका है? स्टैंडर्ड्स का, उसके मुताबिक हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं। रिपोर्ट सजेस्टेड बाय 700 मे बी यूज्ड। मे बी यूज्ड वर्ड किसका है? मे का। मे क्यों? अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो उसका पैटर्न भी चलाया जा सकता है। अदर फैक्टर्स में वही कैश वाली बातें हैं, एक दफ़ा इसको पढ़ लें। इनकम कहाँ से आ रही है, डोनेशन कहाँ से आ रही है, खर्च कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसको सिर्फ रीड ओनली कीजिएगा, 2-4 सवाल कर लीजिएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने सवाल क्लास में किए भी हैं। ले जनाब, मजीद कंप्लीटनेस आपने इंश्योर कर दी, अब तो कुछ भी नहीं बच गया। हाँ जी, उसके लिए इंटेंजिबल एसेट्स IAS 38 की अकाउंटिंग आनी चाहिए पहले एक दफ़ा। तो वो उसके ऊपर हम अगला वीक छोड़ के मैं एक सेशन प्लान कर लूँगा जिसमें हम इस तरह की एरिया जो अकाउंटिंग वाली बातें हैं ना, वो एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे सारी। मैं इसको प्लान आउट कर लेते हैं हम, ये वीक छोड़, यानी कि अगला वीक छोड़ के ना क्रैश कोर्स का, उसके अगले वीक कुछ एक या दो, एक ही बल्कि जूम मीटिंग प्लान कर लेंगे, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट्स में एक दफ़ा सबके रिवाइज करवा दूंगा। 10, 37, 36, 38, 16 जो जो वो नॉर्मली टेस्ट करता है अपने एग्ज़ाम में। तो एक हम 2-3 घंटे का सेशन प्लान कर लेंगे, मगर वो जूम पे करूँगा ताकि मेजॉरिटी में ज्वाइन कर सकें। सब अच्छा, अभी क्लास है इसके बाद, वरना मैं ज़रूर डन। चलो जी, थैंक यू सो मच। सर ये चैप्टर 7 का जो है सब्सटेंटिव, उसके जो एनालिटिकल प्रोसीजर था, उसके लेक्चर जो हैं कौन सा लेक्चर? उसकी थियरी? उसकी थियरी कह रहे हो? दी तो थी, दी हुई है मेरा ख्याल से ऑनलाइन। हाँ, मेरा ख्याल से अवेलेबल है इसका। मैं पूछता हूँ शराज से।
कर रही मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं अब आपसे क्रैश कोर्स में। कब से है? मंडे से। अच्छा चलो उसके बारे में कुछ बातें सुन लें। बल्कि अगर मैं आपको दिखा सकूं कि उसमें होगा क्या, मेरे पास अगर यहाँ पे कुछ डाटा शायद ही अवेलेबल हो। नहीं, इस वक्त नहीं है। उसमें हम लोगों ने करना ये है कि डे 1 के ऊपर हम लोगों ने पहला सेशन प्लान करना है पेपर सॉल्विंग के ऊपर। पिछले 10 नहीं 14 अटेम्प्ट्स यानी कि 7 साल का डाटा मैंने एनालाइज किया है कि हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं एग्ज़ाम में। कुछ 14 गलतियां हैं हमारे पास, उसके ऊपर बात करेंगे। पेपर को परफॉर्म कैसे करना है, 3R की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके ऊपर बात कर लेंगे। यानी कि डे 1 का सेशन 1 ओवरऑल गाइडेंस और प्लानिंग के ऊपर होगा। डे 1 का सेशन 2 विल बी ऑन कंपनीज एक्ट, उसको रिवाइज कर लेंगे और उसके कोई 10-12 सवाल सॉल्व कर लेंगे। डे 1 का सेशन 3 विल बी ऑन 210 एंगेजमेंट लेटर और उसके साथ एक्सपर्ट और उसके सवालों को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया सीख रहे होंगे। इसमें रिपोर्ट्स को मैंने 4 सेशंस दिए यानी कि 2 दिन। एथिक्स को मैंने 2 सेशंस दिए हैं। कंट्रोल्स का एक पूरा दिन रखा है। सब्सटेंटिव्स का एक पूरा दिन रख दिया। सस्टेनेबिलिटी वाला जो एरिया है वो डिस्कस हो रहा होगा। फिर डाटा एनालिटिक्स के ऊपर कुछ सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एनालिटिकल के ऊपर एक आधा सवाल सॉल्व कर लेंगे। रिस्क के ऊपर एक सेशन है, एक सेशन फिर से फ्रॉड के ऊपर रख दिया मैंने। तो ये मल्टीपल सेशंस हैं। कुल मिला के 7 3 आर 21 सेशंस हैं, 21 सेशन। और हर सेशन का नॉर्मल टाइम होगा 40 मिनट 30 मिनट के आसपास का, क्योंकि 2 घंटे हैं। और हर सेशन के बाद 10 मिनट की ब्रेक भी हो जाएगी ताकि आप लोग फ्रेश रह के अगले वाले को अटेंड कर सकें। हाँ, जो एरियाज उसमें डिस्कस नहीं हो रहे होंगे, जैसे चैप्टर 1 के ऑडिट क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। चैप्टर 2 का 220 वाला पोर्शन, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं, ये जो छोटे मोटे एरियाज़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको रिवीजन में रखना चाहिए। अगर मैं वो रख दूँ ना, तो फिर जो हाँ मैंने 4 दिन लगाने हैं, सॉरी 4 सेशंस लगाने हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, उसको मुझे फिर बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा टाइम दे दिया है, जो बहुत ही कम है उनको मैंने साइड पे कर दिया, जिसको आप नॉर्मली खुद भी कर सकते हैं। डन। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला मंडे।